हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन। इससे पहले के वीडियो में हमने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल देखा। तो वर्किंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था कि ये होता है कोर, है ना, जो कि ये हो गया कोर आपका, और कोर के ऊपर ये वाइंडिंग है ना, ये वाइंडिंग है, और ये आपका एसी सप्लाई है जो हमने दिया है। ठीक है, जिस साइड एसी सप्लाई होता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जिस साइड लोड लगा होता है उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ये हमने पहले के लेक्चर में देखा है। वर्किंग में जैसे ही हम इसको यहाँ से वोल्टेज देते हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज दे रहे हैं उसे हम V1 लिखते हैं, क्योंकि प्राइमरी साइड का है और प्राइमरी वोल्टेज है तो V, और प्राइमरी साइड का है तो V1। तो जैसे ही ये वोल्टेज देते हैं यहाँ से ये करंट फ्लो होने लगता है, और करंट जो फ्लो होता है तो इस करंट की वजह से ये फ्लक्स सेटअप होता है ना। अब ये करंट भी अल्टरनेटिंग नेचर का है और ये फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग नेचर का है। तो ये फ्लक्स जो अल्टरनेटिंग नेचर का है वो इस कॉइल से लिंक करता है, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और यही फ्लक्स इस कॉइल से भी सिमिलरली लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जिसे E2 से दिखाया गया है। अब लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज अपेयर होगा, इस लोड के अक्रॉस उसको V है, वोल्टेज है तो V, और सेकेंडरी साइड में इसलिए V2। ये हमने देखा है पिछले क्लासेस में। अब हम आज देखेंगे कि ये जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है E1 और E2, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। जनरेट नहीं बोलेंगे, इंड्यूस्ड बोलेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है ना, तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो उसी के लिए ये इक्वेशन है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो उसका आज हम डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ अभी ऊपर हमने देखा कि ये जो फ्लक्स है ये अल्टरनेटिंग होता है ना, ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है। अब अल्टरनेटिंग है, टाइम के साथ ये घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, सपोज इस इंस्टेंट पे या इस इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी क्या वैल्यू होगी वो हम जानते हैं साइनोसॉइडल इक्वेशन से। साइनोसॉइडल में हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि किसी भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई एम साइन ओमेगा टी, है ना। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है तो इसका डिस्क्रिप्शन, इसका नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ आप जाकर के पढ़ सकते हैं कि इसको इस तरीके से कैसे लिखते हैं किसी साइनोसॉइडल क्वांटिटी को। तो ये हो गया आपका फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। क्लियर है। अब फैराडे के सेकंड लॉ से हम जानते हैं कि किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ये हम फैराडे के सेकंड लॉ से जानते हैं, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो इस तरीके से होता है कि जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं। लेंजस लॉ के अकॉर्डिंग ये माइनस लगाया जाता है। ठीक है, तो वही उसी फैराडे के सेकंड लॉ से यहाँ पे
ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना हो रहा है वो दिखाया गया है। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और साथ में T मल्टीप्लाई में है। तो T मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक टर्न में जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने टर्न है, 1 2 3 4 है ना, और 5, तो 5 टर्न है। तो जो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी है वो किसी एक टर्न के लिए है। तो यहाँ पे टोटल 5 टर्न है, तो 5 से T से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, इस केस में 5 है। और किसी एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे जो T का वैल्यू होगा वो हम पुट कर सकते हैं, है ना। तो अब जैसे समझ लीजिए कि एक कॉइल में एक टर्न में, है ना, एक टर्न में 2 वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो टोटल 5 टर्न है, तो 2 बचे 10 वोल्ट होगा, है ना। तो उसी तरीके से है, T से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको पता चल गया कि टोटल टर्न में इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हो रहा है। अब देखिए इसी को हमने रीअरेंज कर दिया है, आगे माइनस एक तरफ कर दिया और माइनस एक तरफ है, और T को एक तरफ कर दिया है यहाँ, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ से इस पाई का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब हो गया माइनस T डी फाई बाई डी टी पाई एम साइन ओमेगा टी। हम जानते हैं कि अगर हम साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो वही हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया साइन ओमेगा टी को, तो ये मिल गया हमें। अब आगे देखिए, इसमें हम जानते हैं कि कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी बराबर होता है साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। ये भी हम जानते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी ये बराबर होता है साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, ठीक है। तो वही इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ अब आगे देखिए कि अब ये इक्वेशन आप देखिए, टी ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, इसमें अब 2 क्वांटिटी हो गया, एक हो गया टी ओमेगा, एक हो गया आपका यहाँ बीच से काट दिया, एक हो गया टी ओमेगा फाई एम, एक हो गया आपका साइन ओमेगा टी। एक दिखाता है आपको मैग्नीट्यूड और एक दिखाता है आपको एंगल, ठीक है, एंगल बता रहा है उसका। तो यहाँ से फ्लक्स का जो वैल्यू है वो कितना है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम फ्लक्स जहाँ पे है तो वहाँ पे ईएमएफ भी इंड्यूस्ड मैक्सिमम होगा, है ना। तो इसका मतलब कि टी ओमेगा फाई एम जो है वो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड के लिए है। यहाँ पे जो है मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो हम क्या करते हैं, टी ओमेगा फाई एम का फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, टी ओमेगा फाई एम के जगह पे हम ईएम पुट कर देते हैं। तो अब जो है E इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। क्लियर है। अब इसमें जो है ये जो मिला है हमें ई एम, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, और किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में हम जानते हैं कि हम आरएमएस वैल्यू ही इस्तेमाल करते हैं। तो आरएमएस वैल्यू के लिए, आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड कर देना होगा।
तो हमने वही किया है, मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड किया है। तो RMS तो हम सब जगह पे नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो तो अंडरस्टूड है कि RMS क्वांटिटी ही हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे RMS, इसलिए यहाँ से RMS नहीं लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए EM/√2 करेंगे तो EM की वैल्यू कितना है, T⍵φm अब ओमेगा इज इक्वल टू हम जानते हैं 2πf होता है, तो 2πf पुट कर दिया गया। तो T, अब इक्वेशन बन गया T इंटू 2πf/m/√2। अब √2 से और 2π को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 4.44, और बाकी जो था आपका φm, f और t वो अपनी जगह पे है। ठीक है, तो ये हमको EMF इक्वेशन मिलता है। ये EMF इक्वेशन जो है ये दोनों साइड के लिए है, प्राइमरी के लिए भी सेकेंडरी के लिए भी। सिर्फ करना यहाँ पे ये है कि जहाँ पे प्राइमरी होगा वहाँ पे E1 लिख देंगे, और जहाँ पे सेकेंडरी होगा वहाँ पे E2 लिख देंगे। और यहाँ पे टर्म्स में भी वही काम करेंगे, जहाँ पे प्राइमरी होगा तो इधर भी E1, यहाँ भी T1, यहाँ पे E2 तो यहाँ भी T2। क्लियर है। अब बाकी फ्लक्स और फ्रीक्वेंसी सब तो सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको EMF इक्वेशन मिल गया है। देखिए यहाँ पे दोनों को अलग अलग सेपरेट करके दिखाया भी गया है कि E1 इज इक्वल टू हम ऐसे लिखेंगे, E2 इज इक्वल टू हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें लिखा है कि φm जो है उसकी यूनिट वेबर होगी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होगी, और E1 और E2 के वैल्यू वोल्ट्स होगी। ठीक है, अब आगे जो है ये हमने मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ा होगा कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। जैसे ये आपका कोर है ट्रांसफार्मर का, ठीक है, ये आपका कोर है, और इसमें क्या फ्लो करता रहता है, फ्लक्स। ये है आपका फ्लक्स, और ये है आपका कोर। ठीक है, इसमें जो फ्लक्स फ्लो कर रहा है तो फ्लक्स की डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितनी हो सकती है। तो आप खुद सोचिए कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो होगा, यहाँ पे जितना आपका फ्लक्स है, मैक्सिमम फ्लक्स है, और ये जो कोर का एरिया है ना, यहाँ से आप गेन कर सकते हैं ये जो कोर का एरिया है। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो होता है φm/a। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू φm/a। और फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट वो होता है टेस्ला। ठीक है, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है टेस्ला। क्लियर है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। ये इसलिए बताया जा रहा है आपको कि कहीं कहीं पे क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में फ्लक्स की वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, आपको मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी दे दिया जाएगा और एरिया दे दिया जाएगा, तो आपको वहाँ से फ्लक्स निकालना होगा, और फिर फ्लक्स निकाल के इस इक्वेशन में पुट करके इंड्यूस्ड EMF निकालना होगा, इसलिए ये बताया गया है। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे वोल्टेज रेशियो एंड टर्न रेशियो। वोल्टेज रेशियो यानी कि वोल्टेज का रेशियो, और टर्न रेशियो मीन्स टर्न्स का रेशियो। तो देखिए अभी हम कैसे निकालते हैं इसको। ऊपर के इक्वेशन में आपने देखा कि EMF इंड्यूस्ड का जो फॉर्मूला मिला आपको, E1 इज इक्वल टू 4.44 φm f T1। तो यहाँ से अगर हम T1 को इधर ले आए नीचे, तो आपको क्या मिलेगा, E1/T1 इज इक्वल टू 4.44 φm।
सिमिलरली अगर इस इक्वेशन में आप T2 को यहाँ नीचे ले आए E2 के, तो आपको क्या मिलेगा? E2 इज इक्वल टू 4.44 5m/f। देखिए यहाँ दिखाया गया है, ये है ना। T1 को इस तरफ ले आए E1 के पास, तो क्या मिला? 4.44 5m/f। उसी तरीके से इसको ले आए इस तरफ, तो आपको क्या मिला? 4.44 5m/f। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो गया? ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि E1 बाई T1 बराबर होगा E2 बाई T2 के, और इसी को हमने रीअरेंज कर दिया। ठीक है, E1 बाई E2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। तो ये हो गया आपका टर्न रेशियो, इधर वाला। ये अभी वोल्टेज रेशियो नहीं है, ये हो गया आपका टर्न रेशियो। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है दिस रेशियो इज कॉल्ड टर्न रेशियो। अब आगे देखते हैं। अब आगे हमें देखना है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में जो हमने पहले देखा E1 बाई E2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। तो इस बुक में, ये जो अशफाक हुसैन की बुक है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को A से दिखाया गया है, लेकिन बाकी सारे बुक में इसे K से दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग K से ही डिनोट करेंगे, आपकी बुक में भी K से ही है। तो K से डिनोट जब हम करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, E2 बाई E1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को K से डिनोट करते हैं, और इसका रेशियो होता है E2 बाई E1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। क्लियर? ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, कितना ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सेकेंडरी में जा रहा है प्राइमरी से। ठीक है, कितना ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सेकेंडरी में जा रहा है, कहाँ से? प्राइमरी से। ठीक है, तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल मतलब क्या, कि बिल्कुल परफेक्ट, कोई लॉसेज नहीं। ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में जितना हमने वोल्टेज दिया उतना ही ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, देखिए फिगर से बताएं अगर आपको, तो यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में जितना हम यहाँ से वोल्टेज देंगे उतना ही यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा। सिमिलरली जितना यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ उतना ही वोल्टेज यहाँ पे लोड के अक्रॉस डिलीवर होगा। ये आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में है, कोई लॉसेज नहीं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्योंकि इस वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और ये टर्न बन रहा है, ये कॉइल बन रहा है, तो इसका इंडक्टेंस होगा, तो उसके वजह से थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हम जानते हैं ट्रांसफार्मर बहुत ही इफ़िशियंट डिवाइस है, 95% तक इसकी इफ़िशियंसी होती है, तो थोड़ा बहुत ही लॉस होता है। तो ट्रांसफार्मर के केस में हम देख रहे हैं कि जितना वोल्टेज हम यहाँ दे रहे हैं उतना ही यहाँ पे मिल रहा है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं फिर आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में? तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में जितना E1 होगा उतना ही आपका V1 होगा, जितना E2 होगा उतना ही आपका V2 होगा, जितना E2 होगा उतना ही आपका V2 होगा। तो इसलिए E1 बाई E2 को बराबर कर दिया गया है T1 बाई T2 के, और वही बराबर है आपके V1 बाई V2 के भी, तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब इसमें यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा गया है ये कि जनरली जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे
तो हम कायदे से पहले इनपुट लिखते हैं, फिर उसके बाद वाला आउटपुट है। जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, वहाँ पे ठीक है। और जहाँ पे नहीं लिखा गया है कि कौन इनपुट है, कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, तो वहाँ पे आप जो पहले लिखा है उसको प्राइमरी मानेंगे, प्राइमरी का वैल्यू, चाहे वो प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, चाहे और भी कोई क्वांटिटी हो। ठीक है। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जिस तरफ, जैसे ये ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, इसमें दोनों तरफ हम वाइंडिंग करते हैं, है ना। तो हम अभी ईएमएफ इक्वेशन में हमने देखा कि हर टर्न में सेम वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है ना। अगर 2 वोल्टेज एक टर्न में इंड्यूस हो रहा है तो सारे के सारे टर्न में 2 ही वोल्टेज जनरेट होगा, इंड्यूस्ड होगा। सिमिलरली इस साइड में भी सारे के सारे टर्न में 2 ही वोल्ट जनरेट होगा। अब आप सोचिए, इधर 5 टर्न है तो 2 पचे कितने वोल्ट हो गए, 10 वोल्ट, है ना। और इधर 20 टर्न है तो 20 दूनी कितने वोल्ट हो गए, 40 वोल्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जिधर ज़्यादा टर्न होगा वोल्टेज उधर ही ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ देखिए लिखा है कि अगर प्राइमरी साइड में जिधर हमने एसी सोर्स लगाया है और उधर टर्न कम है और जिधर लोड लगा है उधर टर्न ज़्यादा है, तो वैसे ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे, है ना। हमने दिया इनपुट में कम और आउटपुट में मिल रहा है ज़्यादा, तो वो स्टेप अप हो गया। उसी का जस्ट उल्टा, अगर हमारे प्राइमरी साइड में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न है और सेकेंडरी साइड में कम नंबर ऑफ टर्न है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्लियर। अब आगे के पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि ट्रांसफार्मर को हम दोनों साइड से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, मतलब दोनों साइड से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइमरी साइड से भी और सेकेंडरी साइड से भी। ट्रांसफार्मर दोनों साइड से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ इसमें देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग लेक्चर ख़त्म करेंगे। फिर आप लोग अपने से खुद से घर पे अपने बुक से कुछ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 3300 बाई 250 वोल्ट, तो देखिए इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है, तो हम यहाँ पे खुद से ही मान लेंगे कि 3300 जो है वो प्राइमरी हो गया, 250 जो है वो सेकेंडरी हो गया। आगे कह रहा है 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज बिल्ट ऑन अ कोर हैविंग एन इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू नहीं दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया गया है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब आगे देखिए 40 टर्न्स है, यानी कि आपको दिया हुआ है 40 टर्न्स ऑन द लो वोल्टेज वाइंडिंग। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि आपका प्राइमरी साइड कौन है, सेकेंडरी साइड कौन है, तो ये हम कहाँ से पता करेंगे। तो यहाँ देखिए ये प्राइमरी साइड हो गया और ये सेकेंडरी साइड हो गया, है ना। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो पहले लिखा है वो प्राइमरी, जो बाद में लिखा है वो सेकेंडरी। तो दोनों में से लो वोल्टेज कौन है, 250, तो 250 सेकेंडरी है और लो वोल्टेज वाइंडिंग कह रहा है। इसका मतलब कि ये 70 टर्न्स किधर का है, सेकेंडरी साइड का है। क्लियर। यानी कि ये N2 है या T2 कह लीजिए। आगे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी यानी कि क्या, B। आगे कह रहा है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन हाई वोल्टेज वाइंडिंग, यानी कि प्राइमरी साइड का हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये आपको देखिए यहाँ पे जो गिवन डाटा है क्वेश्चन में वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी साइड का ईएमएफ लिख लिया, उसके बाद सेकेंडरी साइड का ईएमएफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे एरिया देखिए, एरिया आपको दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, है ना। एसआई यूनिट एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आपका ईएमएफ इक्वेशन हम जानते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है ना। तो अभी आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो देखिए, यहाँ से हम करते क्या है कि सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें पता है कि 250 वोल्ट है। तो यहाँ से 250 वोल्ट इस इक्वेशन में पुट करके यहाँ से BM मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी हम निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए कि फाई के जगह पे लिखा गया है BM इंटू ए, है ना। ये फाई के जगह पे यहाँ पे लिखा गया है BM इंटू ए, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि BM यानी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो फाई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BM इंटू ए। तो वही यहाँ पे पुट किया गया है BM इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ से आप मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी निकाल लेंगे जो कि आया है 1.289, और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, ठीक है। अब यहाँ से आप E1/E2 और T1/T2, क्योंकि E2 पता चल गया और E2 तो आपके पास है ही यहाँ, ये 250 वोल्ट E1 भी है, तो E1 भी है, E2 भी है, और T1 भी T2 भी आपके पास दिया गया है ना। तो आप T1 यहाँ से निकाल लेंगे, क्लियर है। तो T1 आपका आया है यहाँ पे 924 टर्न्स, क्लियर। तो इसी तरीके का और एग्जांपल आप अपने बुक से कीजिएगा।